अस्सलाम वालेकुम। दी करंट अफेयर्स शो के साथ मैं सैफर रहमान हाजिर खिदमत। करंट अफेयर्स में हम कोशिश करते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल तरीके से हम कुछ बातचीत करें और कुछ चीज़ों का जायज़ा लें और मुल्क के अंदर हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर या दीगर डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं हमारे विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल ग्रोथ, उनके अंदर क्या सूरत हाल है और वहाँ पे कौन सी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं, व्हाट इज़ लैकिंग एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो इन पे हम कोशिश करते रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो, ऑब्जेक्टिव इसमें गुफ्तगू हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो HR का जो इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, रीबिल्डिंग फॉर द कैरियर्स आफ्टर गैप्स, और पर्टिकुलरली द वेमेन फोक जो फीमेल हैं उनका जो है, और फिर जो सेल्फ ब्रांडिंग है, और इसमें कॉरपोरेट सेक्टर के साथ आपकी जो नेटवर्किंग वगैरह, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि हम लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। गवर्नमेंट दुनिया भर में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर होती नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ नेवर बीन द पैनिशी ऑफ ऑल इल्स, वो तवक्कुआत ज़्यादा हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, इसका भी बड़ा अहम कलीदी किरदार है। और कौमों की ग्रोथ में, आपकी इकनॉमिक ग्रोथ में, ख़ास तौर पर यूथ की एम्पावरमेंट में। तो इसमें आज हमने कोशिश करेंगे कि इसमें जितना भी हम इन्हें नटशेल आज इस पर गुफ्तगू कर सकें, शेर हासिल। तो आज हमने मदऊ किया है मोहतरमा उबैदा फैज़। शी इज़ एन अथॉरिटी ऑन HR, और ये सेल्फ ब्रांडिंग और नेटवर्किंग विद द कॉरपोरेट सेक्टर एंड जो है रीबिल्डिंग ऑफ द कैरियर जो है उसके हवाले से इनका सारा इनका एक्सपीरियंस है। एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जो हमारी पोस्टेरिटी, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसमें कोई ज़्यादा रहा हो सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी, आपने बड़ा टाइम निकाला। और यकीनन ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है। बज़ाहिर तो लगता है जी HR बस एक, हम कभी कभी HR को ह्यूमन राइट्स भी समझ लेते थे। तो देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका ह्यूमन राइट से भी बहरहाल गहरा ताल्लुक है। लेकिन मैंने बाहर के मुल्कों में जो मॉडल्स देखे हैं जी उबैदा साहिबा के, वो ये थे कि वहाँ पे HR इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस। अगर उनका इनपुट इतना वो इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको आमतौर पे जो ऊपर का जो बोर्ड भी होता है जो एम्प्लॉयमेंट या इदारे का, वो भी उसको रद्द नहीं कर पाता। हमारे यहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस है? फिर हम आगे आएंगे आपकी करियर काउंसलिंग, बिल्डिंग, रीबिल्डिंग फॉर कैरियर, सब आ जाएंगे। फिर जस्ट टू स्टार्ट विद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सैफ साहब मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, और HR के कुछ कॉन्सेप्ट्स को कुछ आपने बता दिया कि यार दैट इज so I think that this is the more good definition of the HR, that it's the human rights. So we are in a company, yeah, definitely you can relate it with the human rights, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि HR एक कंपनी में जब होता है तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम कर रहा होता है। So HR is not there only to human resource, we are not मतलब हम सिर्फ एक रिसोर्सेज को इंगेज नहीं कर रहे होते, हम उनके राइट्स के लिए भी काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जो आपने, मैं आपके पहले क्वेश्चन का आपको जवाब दे देती हूँ कि आपने कहा कि बाहर के मुल्कों में HR का जो शोबा है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्पावर में है। सो एक्चुअली दिस इज़ नॉट अबाउट द HR, वहाँ पर प्रोसेस बने हुए हैं। हर चीज़ प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, हमारी कंपनीज अभी तक प्रोसेस के ऊपर काम नहीं कर रही हैं। तो जब तक किसी कंपनी में प्रोसेस नहीं बने होंगे, चाहे वो बाहर की कंपनी हो, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, वहाँ पर HR क्या, वहाँ पर you mean the regulations, the rules and regulations, the processes, the functional framework, the organizational structure, जी बिल्कुल। ये सब चीज़ें जब बनी होती हैं, आपको पता होता है कि देखें, लेट्स सपोज मैं आपको एक सीधी सी मिसाल देती हूँ। बाहर के मुल्कों में एक प्रोसेस बना हुआ है, रिक्रूटमेंट की एक पॉलिसी बनी हुई है कि रिक्रूटमेंट होनी है तो वो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू होनी है। रिक्वेजिशन, द रिक्वेजिशन फॉर्म आएगा, रिक्वेजिशन फॉर्म फिल होगा, उसके बाद वो HR के पास जाएगा, मतलब अप्रूव होगा, HR के पास जाएगा, फिर HR उसके ऊपर अपनी जॉब ऐड करेगी, जो भी जिस तरह से उसका प्रोसेस है उसको पूरा करेगा, फिर इंटरव्यूज़ होंगे, फाइनल होंगे, देन ऑफर लेटर सेंड होगा, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ पर थोड़े से क्योंकि प्रोसेस नहीं बने हुए, तो समटाइम ऐसा होता है कि HR के पास सिर्फ एक CVs कुछ मैनेजमेंट की तरफ से आ रहे होते हैं कि आप इनको शॉर्टलिस्ट करना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर सम टाइम रेफरेंस बेस्ड हायरिंग्स हो रही होती हैं। तो जब आप रेफरेंस बेस्ड हायरिंग्स के ऊपर जा रहे होते हो तो फिर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो बाहर के मुल्कों में क्योंकि प्रोसेस बन चुके हैं, यहाँ पर भी बहुत सी ऐसी नेशनल फैमिली, जैसे आप कोक की मिसाल ले लें, बिल्कुल जैसे आप कोक है, देखिए कोक का मालिक हर वक्त यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, ठीक है,
पेप्सी का मालिक हर वक्त पाकिस्तान में या इंडिया में या जहाँ जहाँ उनकी अच्छा, कंपनी है वहाँ पर नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली तो वहाँ बाहर के मुल्कों में बाहर के मुल्कों में सीईओ तो यहाँ पर नहीं है ना, इन सबके सीईओ तो बाहर बैठे हुए या मैनेजमेंट लेवल के लोग यहाँ पर। हाँ, हर कंपनी में फिर एक कंट्री हेड या वो तो एक हायरार्कीज बनी हुई है। बट हमारे यहाँ पर जैसे छोटी फर्म्स हैं या फैमिली बेस्ड बिजनेसेस हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो फाइनल अथॉरिटी और जो सिग्नेटरी होता है वो सीईओ होता है एंड सीईओ के आगे जो मतलब डायरेक्टर लेवल्स पे जो लोग होते हैं वो डेफिनेटली उनकी अपनी ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं कि सीईओ ने क्योंकि उस बिल्डिंग को खड़ा किया होता है, उस बिज़नेस को खड़ा किया होता है, तो वो उस पावर को अपने हाथ से निकालना नहीं चाह रहा होता क्योंकि प्रोसेस नहीं बने होते, उसके पीछे काम नहीं हुआ होता, वो ज़्यादातर ऑपरेशंस में ही इन्वॉल्व रखता है अपने आप को। तो उसकी वजह से फिर एचआर का काम जो है वो वहाँ पर वो थोड़ा सा, आपका मतलब है कि एचआर डिपार्टमेंट की अपनी कमजोरी नहीं है, वो प्रोसेस नहीं हम फॉलो कर रहे इन मेजॉरिटी इंस्टेंसेस। इन मेजॉरिटी वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस। अच्छा, ये बात बताएं कि हमारे पास लोग आते हैं कि जी मैं वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो दे आर सॉलिसिटिंग सम रेफरेंस, तो वो कहते हैं जी मैं आपका रेफरेंस दे दूं। तो ये बाहर के मुल्कों में भी प्रैक्टिस है ये? बिल्कुल, देखिए रेफरेंस चेक तो करना होता है। अच्छा, बंदे की एंटीसीडेंट्स वेरीफाई करने पड़ जाएं तो देखें, जैसे अगर आप कहीं पे किराए के लिए घर लेने के लिए जाते हैं तो वो उस घर को करने के लिए आपका एक पुलिस का सर्टिफिकेशन है, बिल्कुल एक रेफरेंस आपको पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेशन आपको एक जाती है, फिर उसके ऊपर आप मतलब रेंट आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब एक एम्प्लॉय आपके पास आएगा तो डेफिनेटली वी आर देयर टू चेक देयर रेफरेंसेस कि वो जिस पिछली कंपनी में काम करके आया क्या वहाँ पर अपना नोटिस पीरियड पूरा करके आया है, बिल्कुल वहाँ पर उसका क्या था, एथिकली कैसा था, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ये सब चीज़ें फिर हम लोगों ने वो रेफरेंस में करना होता है। देखिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज देयर। अगर एक एम्प्लॉय इस वजह से छोड़ता है कि पिछली कंपनी में उसकी सैलरी 50,000 थी और यहाँ पर उसको 70,000 की ऑफर हुई है, तो ठीक है, वो एम्प्लॉय का राइट है कि इफ़ ही वर्थ ऑफ 70,000 देन उसको वो जगह लीव करके वो दूसरी जगह पे जा रहा है, वो चीज़ एक मतलब अकाउंटेबल है। लेकिन अगर आप पिछली कंपनी में काम ही सही से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो और वहाँ से टर्मिनेट होकर आए हो तो डेफिनेटली फिर आप अगली कंपनी में आके भी वो थोड़ा सा सो हम रेफरेंसेस, बिल्कुल, तो रेफरेंसेस सिर्फ इसलिए मांगे जाते हैं कि आपने सिर्फ एक एथिक्स चेक करने होते हैं एंड देन जस्ट द सॉफ्ट स्किल्स, नॉट फॉर द टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि डेफिनेटली शायद पिछली कंपनी की जो टेक्निकलिटीज़ थी वो हमारी कंपनी से थोड़ी डिफरेंट हो। एक रिसोर्स अगर वहाँ पर गुड फिट नहीं है तो हो सकता है हमारी कंपनी में टेक्निकली फिट हो, लेकिन एथिकली फिट उसको दोनों कंपनीज में होना चाहिए, उधर भी उसको एथिकली फिट होना चाहिए, इधर भी। सो एथिक्स इज द नंबर वन क्राइटेरियन। या आपकी अच्छी रेपुटेशन, आपका अच्छा कैरेक्टर, आपका इंटेग्रिटी जो है, इंटेग्रिटी होनी चाहिए आपके। और मेरा प्राइवेट सेक्टर इस पे, कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्यादा इस पे फोकस करता है। बिल्कुल, देखिए है तो वैसे तो गवर्नमेंट में भी वो कहते हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी के लॉज बने हुए हैं और बड़ा बिल्कुल लॉज बने हुए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। देखें, एक एम्प्लॉय आपके पास आता है, आप उनकी टेक्निकल स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो आफ्टर सम ट्रेनिंग्स, ठीक है, लेकिन ट्रेड्स को चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, ट्रेड्स तो खैर ठीक है, जो उसके ट्रेड्स, जो आदमी 24-25 साल जहाँ उसकी ग्रोथ हुई, उसकी बिल्कुल, और जो घर में या स्कूल में या कॉलेज में, बिल्कुल, तो जो वो रिबिल्ड हो गया, जो उसमें ट्रेड्स आ गए हैं, जो उसका एक वर्क एथिक्स बन गए हैं, अगर वो झूठ बोलता है या फिर वो कहीं पर थोड़ा सा मतलब टाइम बचाने की कोशिश करता है या लॉयल नहीं है चीज़ों के साथ, आप उनके ऊपर अकाउंटेबल करके आप उनको चेंज नहीं किया, मिनिमाइज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज टू सम एक्सटेंट आप कुछ ना कुछ हद तक कर सकते हैं, और वो भी कुछ क्राइटेरिया, बट यू कांट ट्रांसफॉर्म, या वी कांट, बिल्कुल। तो इसलिए आप टेक्निकली अगर एक बच्चा आपके पास एक कैंडिडेट आता है और वो अगर उस तरीके से फिट नहीं है तो उनको ट्रेन किया जा सकता है, वो आप स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हो, बट ओनली इफ द एम्प्लॉय इज विलिंग। अगर एम्प्लॉय विलिंग ही नहीं है अपनी स्किल इन्हेंसमेंट के ऊपर भी, तो फिर आप उस पर भी काम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इस तरह के अब कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग आ गए हैं कि वो रॉ हैंड लोगों को भी लेते हैं और फिर उनको स्किल्स में ट्रेनिंग दे के या उनकी बेसिक ओरिएंटेशन दे के, तो देख के तो फिर उनको आगे उनको इस तरह ट्रेन करते हैं। देखिए, वो बेसिक लेवल पे कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द करियर पे होता है ऐसे, बिल्कुल। स्टार्ट अगर आपका कैरियर हो जैसे आपके बैंक्स हैं कई, तो उसमें वो ले लेते हैं, आप एमटीओ ले लेते हैं, बिल्कुल। आप इनिशियल लेवल की जॉब्स पे या एंट्री लेवल की जॉब्स में आप, जाहिर सी बात है वहाँ पे तो आएगा ही आपके पास रॉ मटेरियल ही आएगा ना। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप सीएफओ को लाकर बिठा रहे हैं और वहाँ पर एक रॉ मटेरियल को लाकर बिठा रहे हैं, तो उसको तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक 10 to 15 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस, आपको एक रिसोर्स चाहिए जो हु कैन, मतलब जिसको एक मेजर काम का पता हो, ऑपरेशंस का जिसको आइडिया हो,
और वो आके फिर वहाँ पर काम करना स्टार्ट करेगा. या एंट्री लेवल कैन बी स्टार्ट विद द रॉ मटेरियल विद द फ्रेश ग्रेजुएट्स एज वेल, बट नॉट मोर देन. अच्छा, आपने बड़ा मुझे नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट बताया आपका, जो प्रोजेक्ट्स या आप जो काम जिन पे करती हैं, जो आपका एक फोटे है कि एम्पावरिंग फॉर द रीबिल्डिंग ऑफ कैरियर्स आफ्टर गैप्स. ये थोड़ा सा एलिबरेट करें जरा. ये बड़ा अपील करती है ये. जी बिल्कुल. अब ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली फॉर द फीमेल. पहले तो करिए, हाँ, फीमेल का तो खैर बहुत ही बड़ा, स्पेशली फॉर फीमेल. देखिए इसमें इस तरह से है कि पहले कुछ फीमेल्स इसलिए भी दोबारा से अपने मतलब जॉब्स में आ जाती हैं कि आपको पता है कि इन्फ्लेशन इज देयर, तो उसमें फिर घर में. अच्छा उबैदा, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, तो उसके बाद फिर हम यहीं से जारी रखेंगे. जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे. जी वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद हैं उबैदा फैज़. आप HR की और रीबिल्डिंग फॉर द एम्पावरिंग फॉर रीबिल्डिंग ऑफ कैरियर्स आफ्टर गैप्स, पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल फोक, इस पे उनका बड़ा काम है और हम चाह रहे हैं कि उनसे आप गुफ्तगू जारी रखें. जी, आप बता रही थी कि ये जो रीबिल्डिंग ऑफ कैरियर्स जो है, एम्पावरिंग फॉर रीबिल्डिंग ऑफ कैरियर्स आफ्टर गैप्स, पर्टिकुलरली द फीमेल फोक, इसका जो हमें ज़रा एलैबोरेट कर सकते. देखिए उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि चैलेंजेस उसमें यही हैं कि अगर आपका देखिए जितनी तेज़ी से भी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है ना, तो अगर आप 3 महीने या 6 महीने ही आउट रहते हैं तो चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती हैं. लाइक अगर मैं HR की बात करूं तो HR के सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, ERP सिस्टम, बिल्कुल ERP सिस्टम आ जाता है. पहले HR अगर मैनुअली ERP सिस्टम होता है, मतलब एक SAP बेस या Oracle बेस एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप हायरिंग भी कर रहे होते हो, अपनी पेरोल को भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ें हो रही होती है. दैट इज़ समथिंग जो कंपनीज़ को थोड़ा सा एक आप समझ लें कि ऑर्गेनाइज करने के काम आती हैं. कि देखिए आपका एक डाटा आपके CV बैंक पड़ा हुआ है फाइल्स में, तो आप फाइल्स ढूंढने में आपको टाइम लगता है. वो एक्सेल शीट्स में पड़ा हो, वो ERP सिस्टम में पड़ा हो, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा हो, तो उसमें ये होता है कि चीज़ें स्ट्रीमलाइन एक प्रोसेस में चलना शुरू हो जाती हैं. आपके पास एक बैंक बना, बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशंस में जो है वो ERP सिस्टम आपका काम आता है. तो वो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं. ठीक है, अब इसमें ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि एक कैंडिडेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया ब्रेक में जाने से पहले, कि हम लोग इन्फ्लेशन की वजह से बहुत से फीमेल जो मतलब एक हाउस वाइफ के तौर पे अपनी लाइफ गुजार रही हैं, बट नाउ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन अब वो पढ़ी लिखी तो है, उनको बाहर निकलना पड़ रहा है, उनको बाहर निकलना पड़ रहा है. वो पढ़ी लिखी हैं, मास्टर्स लेवल भी किया हुआ है, BE भी किया हुआ है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि स्किल्ड नहीं है ना कॉर्पोरेट के लिहाज से. इनिशिएटिव है, पढ़ी लिखी हैं, द एजुकेशन इज देयर, द विल इज देयर, बट उनको बट उनको उनकी स्किल्स के ऊपर उनको जो है वो एम्पावर नहीं है. ठीक है, स्किल्स नहीं है उनके पास, उनको पता नहीं कि हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट. अब यहाँ पर मैं फीमेल्स को सबसे पहले तो ये जज करती हूँ कि उनका इंटरपर्सनल क्या है, इफ उनकी स्टडीज़ क्या है. लाइक अब स्टडीज़ उनकी हैं साइकोलॉजी में है, या MBA किया हुआ है, या फिर कुछ भी मतलब LLB किया हुआ है, कुछ भी जो भी उनकी स्टडीज़ हैं, इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, कुछ भी है, डेफिनेटली. सो बेहतर तो है कि आप अपने जो भी आपकी पिछली डिग्री है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जो 16-17 साल या 14 साल या 16 साल जो भी आपने डिग्री ली है, जो आपने पढ़ी है, वो अब अगर आप उसको थोड़ा सा रिहेंस करेंगे, थोड़ा सा आप उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे, आपको याद आ जाएगा. एप्लीकेबल साइड है, उसमें आ जाएगा, वो एप्लीकेबल है, आपके लिए इजी टू गो है. बिल्कुल आपके लिए इजी टू गो है. तो बेहतर तो ये है कि आप अपनी डिग्री के मुताबिक परसू करें. प्लस जो फीमेल्स एक 7-8 साल की एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, नाउ दे आर गुड इन मैनेजमेंट. डोमेस्टिक मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट बताते खुद एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है. बिल्कुल उसमें फाइनेंसेस भी आती हैं, इकोनॉमी भी आती है, वो घर के सारा बजट वो कर रही हैं, वो हाउस कीपिंग कर रही हैं. अच्छी बन सकती हैं, दे आर अ वेरी गुड इन मैनेजमेंट स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं, चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं, इवेंट बिल्कुल प्रायोरिटाइज कर लेती हैं. इवेंट मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा उनका एक वो होता है कि वो चीज़ों को कॉर्पोरेट में जैसे इवेंट्स होते रहते हैं. हमें टैबूज नहीं तंग करते हमारे अभी सोशल जो टैबूज तो सोशल टैबूज आर देयर, बट डेफिनेटली अब नीचे जा रहे हैं वैसे. हाँ, वो अब नीचे इसलिए जा रहे हैं कि अब लोगों को ये पता है कि एक फीमेल अगर सुबह से लेकर शाम तक कहीं घर से बाहर काम कर रही है, तो डेफिनेटली शी इज आउट ऑफ द हाउस ओनली फॉर वर्क.
ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपकी 9 to 5 जॉब में आप अभी न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं, यानी एलिवेट हो गया हमारी सोसाइटी जो है। बिल्कुल, एक नॉर्मल चीज हो कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक बंदे के लिए कमाना और सबके लिए खाना वो थोड़ा सा मुश्किल, बिल्कुल उसमें चला गया। फिर हर एक कपल की एक ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जो है या उसकी बच्ची जो अच्छे स्कूल में पढ़े, वो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छा स्कूल मैनेज करने के लिए, अच्छी एजुकेशन को मैनेज करने के लिए एक बंदा तो आपके सिर्फ घर के हाउस होल्ड्स को ही चला सकता है ना, वो आपके फिर इन सब चीजों को मैनेज कर सकता है। आफ्टर गैप्स करियर्स का वो यही कांसेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है कि देखें वही हम फीमेल को थोड़ी सी ऑनलाइन ट्रेनिंग इस चीज़ के ऊपर देते हैं कि आपने क्या करना है। अब हम सबसे पहले उनकी थोड़ी सी कैरियर हिस्ट्री ले लेते हैं कि उन्होंने पीछे मतलब उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है कि उन्होंने क्या किया, कहाँ से उन्होंने मतलब एजुकेशन के बाद छोड़ा, कुछ एक अरसा काम किया नहीं किया। नाउ इफ़ देयर इज़ अ गैप ऑफ 3-4 years और मे बी द 10 years, तो फिर हम उनका इंटरपर्सनल जज करते हैं कि अच्छा ठीक है कि इनका इंटरपर्सनल किधर है, कितना ये कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर कितना है, घर का प्रेशर कितना है, फैमिली का प्रेशर कितना है। सही सी बात है, बच्चे 2 हैं 3 हैं 4 हैं, तो वो गैप एनालिसिस को हम लोग करके उसके बाद फिर हम उनको कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि आप मैनेजमेंट में चले जाओ, उन प्रोफेशंस को लो जिनमें आपको घर और फैमिली को मैनेज करना, वर्क बैलेंस मतलब वर्क को, घर को, अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज करना डायरेक्शंस में ना हो बिल्कुल, ताकि ये ना हो कि ना वो कर सके ना ये कर सके। तो वो फिर आप मैनेज करो, उनको किस तरीके से मैनेज करके उनके ऊपर थोड़ी बहुत उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके हाउ टू मेंटेन द फाइल्स। अगर कोई मैनेजमेंट में जाना चाह रहा है कि फाइलिंग कैसे करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी होती है, हाउ टू अगर कोई मतलब जैसे फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं तो हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, हाउ टू डील विद द विजिटर्स और डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत उनकी ट्रेनिंग्स माइक्रोसॉफ्ट पे मतलब एक्सेल पे, वर्ड पे, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा करके उनको फिर हम लोग आफ्टर गैप, और सबसे पहले हम लोग उनको ये ट्रेन करते हैं कि देखो जो बहुत गुस्से वाली औरत होगी उसकी अगर मैनेजमेंट भी हो जाएगी इसमें। डेफिनेटली क्योंकि घर में जो औरतें होती हैं बड़ी वो डोमिनेटिंग और बच्चों को मार पीट और गुस्सा, लेकिन जब वो किसी काम में लगेगी तो मेरा ख्याल है वो देखिए उसका सूदिंग इफेक्ट भी होगा। या डोमिनेटिंग उस वक्त या एग्रेशन उस वक्त आता है जब आपके पास ना एग्रेशन के लिए टाइम होता है। हाँ, ये जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आपके अंदर आप साइकोलॉजिकली स्टेबल ही रहेंगी। बिल्कुल, आप साइकोलॉजिकली भी स्टेबल रहेंगी। आपके पास जो आइडलनेस आप में वो चीज टेंडेंसीज लाती है, वो चीज आपके पास खत्म हो जाएगी ना। फिर आपके पास इसके साथ साथ आप आइडलनेस का जो ईवल है उसको भी एड्रेस करेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे अभी एग्रेशन की चले अगर बात आई गई है क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक है स्पेशली फॉर द फीमेल, मैंने वैसे लाइट मूड में कर दी बात, स्पेशली ना हम भी लाइट मूड में इसको ये दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज द फैक्ट ड्यू टू बी वेरी मतलब माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो घरों में बैठ के मॉर्निंग शोज़ देख रही हैं और मॉर्निंग शोज़ में मतलब मैं किसी को वो नहीं करना चाह रही, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रही हूँ, बट डेफिनेटली उन मॉर्निंग शोज़ में आपको सिर्फ ग्लैमर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो वो मेरे जैसी बंदी जो घर में बैठ के मॉर्निंग शो में और वो मतलब सजी सजाई ख़वातीन को देख रही होगी, वो कहती है कि मैं ये बन जाऊं, उसको लगता है कि शायद मेरे घर में ही मेरे साथ बुरा हो रहा है, वरना दुनिया में तो यही हंसी मजाक चल रहा है, दुनिया तो बहुत अच्छी है, दुनिया में तो यही सब कुछ चल रहा है, मैं तो बहुत पीछे रह गई हूँ ना चाहते हुए भी हमारा दिस इज द साइकोलॉजिकल इशू। ये चीज़ें बहुत बात आपने बिल्कुल सही की, मर्दों में क्यों नहीं होती? मर्द मॉर्निंग शोज नहीं देख रहे, वो तो बेचारा 9 बजे जाता है, 5 बजे 6 बजे 8 बजे तैयारी करके वो निकल जाता है, तो चला जाता है। तो वो ना उन चीज़ों को देखेगा ना उन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, तो फिर वो उन चीज़ों में नहीं आता। बट ड्यू टू आइडलनेस हम अपनी ख़वातीन को खामा में इन चीज़ों का आदी भी बना रहे हैं। वो रंग बिरंगी दुनिया और वो सारा कुछ देखें, लाइफ इज फार बियॉन्ड ऑफ दैट कलरफुल लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस, बहुत सीरियस बिजनेस है। लाइफ ये नहीं है सिर्फ कोई धूम धमके और ये गपशप और मैं ये भी नहीं कहती कि आप एंटरटेनमेंट खत्म कर दो, आप इन सब चीजों को खत्म कर लो, सूदिंग न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट तो है, बट बैलेंस शुड बी देयर। जब हम एक वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे होते हैं तो फिर लाइफ बैलेंस की बात भी किया करें कि लाइफ भी बजाते खुद उसमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। आप हर वक्त हंसी मजाक और हर वक्त हल्ला गुल्ला भी नहीं कर सकते और आप हर वक्त एक सीरियस मोड में भी नहीं रह सकते हो। सो उन चीज़ों से थोड़ा सा निकालना, इस चीज़ में हमारी मीडिया ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है, थोड़ा सा फीमेल को भी उस तरफ जाने में कि वो थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई हैं उन चीज़ों में। उनको लगता है कि एक हाइप क्रिएट कर दिया है, ओवर ग्लैमराइज कर दिया चीज़ों को, ओवर ग्लैमराइज कर दिया है और कुछ ऐसा भी उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया कि जैसे कोई काम दुनिया बस और कोई आसान है जिंदगी आसान नहीं, उन्होंने एक्चुअली जिंदगी मुश्किल बना दी है। ब्रांड कॉन्शियस कर दिया है फीमेल्स को, ब्रांड कॉन्शियस ये सिर्फ फीमेल को नहीं, वो तो खैर मेल में भी अभी ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा आ रही है, वो चीज़ें तो खैर आ रही हैं, बट ब्रांड कॉन्शियस हो गई हैं,
खूबसूरती एस्थेटिक्स की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो गई हैं। हालांकि या एस्थेटिक्स आर देयर, बट एक इंडिविजुअल की पहचान उसकी स्किल्स होनी चाहिए, नॉट हर और हिज लुक्स। उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है। तो आप एक शैलो पर्सनालिटी बन या यू आर जस्ट अ शैलो पर्सनालिटी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक खूबसूरत को आप कितने अरसा खूबसूरत कह सकते हैं? आप एक दिन तारीफ कर लेंगे, 2 दिन तारीफ कर देंगे, तीसरे दिन तारीफ कर देंगे, लेकिन चौथे दिन जब आपको खाना बनाकर नहीं देगी या नहीं देगा, या बंदा अगर आपको कमा कर नहीं ला कर देगा, तो आप में वो खूबसूरती का सारा एलिमेंट कहीं पीछे रह जाता है। सो द स्किल्स शुड बी देयर। देखिए एस्थेटिक होना, खूबसूरत नजर आना। या तो हम जा रहे हैं एक और ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं उबैदा फैज़, शी इज़ एन अथॉरिटी ऑन HR और रीबिल्डिंग ऑफ कैरियर्स और ऑल दी अलाइड सब्जेक्ट्स। तो आप बता रही थी, अब दुनिया में बाहर जाएं तो आप देखेंगे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और ये आपका बाकायदा R&D बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और देखेंगे, मैंने देखा कि गवर्नमेंट में बाकायदा पहले डिपार्टमेंट्स होते थे, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, वेज एंड मीन्स, तो उन्हीं पे उन्होंने काम करके बहुत आगे जाके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा मैं अमेरिका गया, वापस आया तो मुझे लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े सादगी से लोग सवाल कर रहे थे कि भी उनकी तरक्की का राज क्या। मैं कहा भी कोई आसमान से कुछ नहीं आया, दे वर्कड हार्ड, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने दे फाउंड द वेज एंड मीन्स और चीज़ों को समझ के आगे बढ़े हैं वो। तो कलेक्टिव विजडम भी आई, इंडिविजुअली भी उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया, तो लोग बढ़ गए। हमारे यहाँ भी तो आप देख रही हैं कि पोटेंशियल तो है लोगों में, हमारे यहाँ लेकिन लोगों में अभी ऐसी है कि पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल भटका सा हुआ, जैसे डिसिपेटेड सा, डिस्पर्स है था। जी हाँ सर, वही बात कर रही हूँ, पोटेंशियल है बट डायरेक्शंस आर नॉट देयर। डायरेक्शंस आर नॉट देयर, ये सही है। हमारा नौजवान हमसे ज़्यादा ज़हीन है। ठीक है, वो हमसे ज़्यादा ज़हीन इस लिहाज से इसमें है, तो कोई शक ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो इस डिजिटल मीडिया की पैदावार है ना, तो डिजिटलाइजेशन उसमें हम लोगों से ज़्यादा है। उसमें तो 1 मिनट में पता नहीं कितनी चीज़ें उसने लर्न कर ली हैं। बिल्कुल, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, दे आर नॉट डायरेक्टेड। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ उसने सीखी वो मीडिया से सीखी, वो डिजिटली उसने सीखा, उसमें ऑथेंटिकेशन भी उतनी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उनको डायरेक्ट नहीं किया। नाउ दे हैव द इंफॉर्मेशन, बट द इंफॉर्मेशन इज द राइट और रॉन्ग, दे कांट मेक द राइट डिसीजन। नहीं वो कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग। जहाँ देखें, ये जो हमारा मीडिया या हमारी जो ये गैजेट्स हैं जितने भी, ठीक है, आपका गूगल या जितने भी गैजेट्स हैं, इन्होंने जहाँ हमारे नौजवान को अवेयर किया है ना, वहीं पर उनको डिपेंडेंट भी कर दिया है। नाउ दे आर डिपेंडेंट। आप अपने बच्चों से कुछ भी अगर बात करते हैं तो वो बजाय इसके कि आपकी बात के ऊपर रिलाई करने के, वो मोस्टली यूँ करते हैं, हम गूगल कर लेते हैं। गूगल करते हैं जी, वो गूगल करते हैं, और वो अपने बड़ों की बात पर रिलाई करने के बजाय गूगल के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहे होते हैं। आजकल तो मेडिसिन इनटेक पे भी लोग करते हैं, लोग कर लेते हैं। और हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं जी वो बात आपको जो उसका होलिस्टिक अप्रोच नहीं होती, बिल्कुल आप उसमें टोटा ले लेते हैं, हाँ, तो आप अपने पे अप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल अपने पे अप्लाई, सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन बन जाती है। तो ये एक बड़ा वास्ट एक वो है बाहर। हमारा नौजवान, जो मैं आपसे, हम पहले वाली अपनी बात पे वापस आते हैं कि वी हैव द मोर इंटेलिजेंट यूथ, बट नॉट डायरेक्टेड यूथ, और हमारे पास डायरेक्शन देने के इदारे नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सारी वहाँ पर आती है। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है किसी की। Definitely this is the collective responsibility which should be known. The private sector and whosoever, कौन हो सकते हैं? So, आप समझते हैं, पेरेंट्स भी है, मीडिया भी है। The first responsibility is to parents. ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम हमारी तरफ, हमारे यहाँ पर ये हो गया कि हम कमाने के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम लोग, पेरेंट्स समझते हैं कि स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि स्कूल वाले समझा के भेजें, और स्कूल वाले तो एक, आपको पता ही है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स एन एजुकेशन इंडस्ट्री नाउ। ठीक है, तो सिर्फ फीस का ही बस एक हम बच्चों को टीच कर रहे हैं, वी आर नॉट एजुकेटिंग द चाइल्ड, वी आर जस्ट अ टीचर्स नाउ, वी आर नॉट एजुकेटिंग, हम एजुकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो जब तक एजुकेशन के अब मायने ही चेंज हो गए हैं। Now this is the academia and this is the industry. इसने O level का लिया, इसने मैट्रिक का लिया। Educate करना और teach करना, this is different. ठीक है। आप देखें, हमारे दौर में, इसका मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। रूट कॉज ये है। रूट कॉज ये है। ठीक है। अब उनको, बच्चों को डायरेक्शंस घर से मिल रही है इनिशियली, फर्स्ट लेवल, उसका उसके पेरेंट्स, उनके ऊपर इंट्रैक्शन है, देन द एजुकेशन
एजुकेशन में उनको जो चीज़ें मिल रही हैं वो वहाँ से अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो भी क्योंकि टीचर ट्रेनिंग्स नहीं है बहुत से इदारों में। देखिए पहले गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे जो कि लिमिटेड होते थे, उन गवर्नमेंट स्कूल्स का एक सिलेबस था, टीचर वहाँ पर हमेशा जो थी वो क्वालिफाइड आया करती थी, ठीक है। एक आपको पता है कि पीपीएस वगैरह ये सारे एग्जाम्स होते थे जिनके बाद आप एक टीचर को अपॉइंट करते थे। आप ऐसे ही एफए पास करके टीचर को अपॉइंट नहीं कर लेते थे, देयर शुड बी अ प्रॉपर डिप्लोमा ऑफ द टीचिंग जिसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती थी। अब क्या हुआ है कि हर गली में स्कूल खुल गए हैं या फिर हर इस तरह से, तो एजुकेशन लेवल हमारा काफ़ी डाउन हो गया है। उसकी वजह से क्या है कि टीचर ट्रेनिंग्स नहीं है, बच्चों को उस तरह से ट्रेन नहीं किया जा रहा, तो बच्चे आपके इंटेलिजेंट तो हैं लेकिन वो रॉ होते जा रहे हैं, मतलब उनको वो चीज़ें उस तरह से मिल नहीं रही जिस तरीके से मिलनी चाहिए। तो इसमें एक मैस डिस्पेयर या डिस्पोंडेंसी नहीं आएगी, वो मायूसी सी वो बढ़ रही है ना, वो बढ़ रही है, आपने देखा होगा। देखिए इस वक्त वो चीज़ें बढ़ रही हैं, एक सेंस ऑफ डिप्रेशन सा या महरूमी का एहसास, वो इसी वजह से है ना। मीडिया हमारे बच्चों को ये दिखा रहा है कि घर बैठे इतने पैसे कमा लें, घर बैठे लाखों मतलब जो है ना वो आप कमा लें। बड़ा फॉल्टी ट्रेंड है वैसे। बिल्कुल, दिस इज़ द वेरी फॉल्टी ट्रेंड, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा नौजवानों को एक बात समझाती हूँ कि शॉर्टकट्स कहीं पर भी नहीं होते। क्योंकि पहले जैसे हमारी जनरेशन या उससे पहली जनरेशन में तो स्ट्रगल का ही कंसेप्ट था। अब ये कि स्ट्रगल को फिर ये मीडिया का ये जो ट्रेंड है ये तो उस स्ट्रगल के कंसेप्ट को बीच में बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल माइनस कर रहा है। बिल्कुल, तो हमारा नौजवान एक्चुअली कंफर्ट जोन में चला गया है। जब तक अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा वो कुछ कर नहीं पाएगा। और सबसे ज़्यादा शॉर्टकट्स में चला गया है ना, कि शॉर्टकट घर बैठे मतलब ये पैसा कमा लूँ, ईजी मनी शॉर्टकट। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लमेटिक उनके लिए चीज़ होती है, उनका कॉन्सेप्ट ये बना दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ से भी, जो मैं आपसे पहले बात कर रही हूँ कि आपने पूछा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, जो कि अपने बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं कि आफ्टर द ग्रेजुएशन वो एकदम से उसको नौकरी मिल जाएगी और वो एकदम से पैसा घर में ला के देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन मीन्स मतलब डिग्री मीन्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, अ गुड जॉब, ठीक है। हम अपने नौजवानों जो कि मिलती नहीं है, देखें एजुकेशन का मतलब होता है अवेयरनेस, कि आपने अगर देखिए एट द एंड हर किसी की एक मतलब जो होता है कि एक एंड एक जो है वो उनका कॉज जो है वो पैसा कमाना ही होता है, ठीक है। बट पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जॉब ही करनी है। हाँ। आप कुछ भी कोई नई अपॉर्च्युनिटीज़ को आप तलाश करके कोई बिजनेस भी कर सकते हो, अपना छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं। वही जो इंक्यूबेशन सेंटर की आपने बात की बाहर के मुल्कों में ड्यूरिंग द स्टडीज इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। हमारे यहाँ भी सुना कोई ट्रेंड आना शुरू हो गया है। बिल्कुल आना शुरू हो गया। काफ़ी सारे इदारे हैं जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे उन्होंने इंक्यूबेशंस बना दिए हैं, यूसीपी ने भी स्टार्ट कर दिया है। छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का छोटा सा वहाँ पर आप उसको समझ आ जाती है बच्चे को। एक मतलब लेट्स सपोज कि कोई मीडिया के कोई स्टूडेंट्स हैं और वो कहते हैं कि हम अपना कोई चैनल बनाते हैं, तो 4-5 मीडिया के लोग स्टार्ट होते हैं, फिर वो अपना प्रपोजल लेकर अपने उस इंक्यूबेशन सेंटर का जो भी उसको हेड कर रहा होता है वहाँ पर जाते हैं, उनके सामने अपना प्रपोजल रखते हैं, वो उसको रिफाइन करता है, 6 महीने में साल में वो वहाँ से एक अपनी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। और अगर उन्होंने उसके ऊपर ठीक काम किया होता है तो वो उनकी फिर जब वो ग्रेजुएशन करके उनका एक फ्यूचर बिजनेस बन जाता है। सो द इंक्यूबेशन सेंटर्स आर देयर, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि उन इंक्यूबेशन सेंटर्स में भी वो अवेयरनेस नहीं है जो स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स आर देयर बट स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर। हाँ, ये हमने बड़ा इशू बताया कि उनको ये नहीं पता, उनको लग रहा होता है, हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि इंक्यूबेशन सेंटर में जाके टाइम वेस्ट करना है। नहीं, उनको लग रहा होता है कि भाई टाइम वेस्ट करना, क्योंकि देखें इंक्यूबेशन सेंटर में जब आप करते हो तो आप इट्स मीन कि अपनी स्टडीज़ के साथ आपको कम से कम 4 से 6 घंटे एक्स्ट्रा काम भी करना है। ठीक है, एक तो आपको काम की आदत पड़ेगी, लेकिन आपकी डायरेक्शन बनेगी। वो कंफर्ट जोन में होने की वजह से स्टूडेंट पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा काम करने को एक अपने ऊपर एक बोझ समझते हैं, वो उसको करना नहीं चाहते। सो उनको ये चीज़ नहीं पता कि जब मैं 16 साल की अपनी एक एजुकेशन के बाद जब मैं बाहर जाऊँगा तो आई विल बी अ स्किल्ड पर्सन। मेरे पास डिग्री के साथ साथ, जिसको मैं पीस ऑफ पेपर भी कहूँगी अगर वो विदाउट स्किल है, तो उस पीस ऑफ पेपर के साथ मेरे पास स्किल्स भी होंगी। उन स्किल्स की देखें, अपने नौजवानों को हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि डिग्री की बेस पे जॉब नहीं मिलनी है, जॉब आपको स्किल्स के बेस पे मिलनी है। सो इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन, तो खैर है ही यही ना, बाहर हर जगह पे ये है, हर जगह पे हमारी भी रिक्वायरमेंट यही होगी। हर जगह पे रिक्वायरमेंट पहले भी यही थी, अभी भी यही है, लेकिन अभी वो ज़्यादा इसलिए इनहेंस होना शुरू हो गई है कि पहले ज़रूरत कम थी
आपको अगर आप ग्रेजुएशन करके भी आते थे तो आप में, क्योंकि वो एक आप समझ लें कि डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, आप चल जाते थे फिर भी। लेकिन अभी जितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है और जितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, तो स्किल लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, अब वो स्किल लेवल बढ़ रहा है तो आपको फिर उसके लिहाज से स्किल्ड होना पड़ता है। सही बात। तो वो चीज़ें अब ज़्यादा इन्हेंस होकर सामने आ रही हैं। तो ये R&D जैसे बाहर के मुल्कों में बहुत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे अभी हमने इंक्यूबेशन की बात की, डायरेक्ट एफिलिएशन विद इंडस्ट्री, और वो वहाँ से कोई रिसर्च को अपने प्रोजेक्ट देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, वो फिर उन्हें प्रोजेक्ट बना के देते हैं, कोई उनमें कुछ चीज़ों को रीवैम्पिंग करते हैं, प्रोसेसेस चेंज करते हैं। देखिए यहाँ भी तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है कोई थोड़ा कहीं ना कहीं पर किसी न किसी हद तक ये है। पंजाब यूनिवर्सिटी भी में भी काफ़ी ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा है जो कि काम कर रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं। अच्छा जी, हम जा रहे हैं फॉर द लास्ट ब्रेक। तो हम जा रहे हैं जी एक लास्ट ब्रेक पे, तो उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं उबैदा फैज़ साहिबा, और हम बात कर रहे हैं ये जो हमारे यहाँ इश्यूज चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के, HR के, ये आप हमारे यहाँ सेल्फ ब्रांडिंग के, रीबिल्डिंग ऑफ द कैरियर्स आफ्टर गैप्स, और ख़ास तौर पे विमेन फॉक के जो इश्यूज हैं। अच्छा, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ बता रही थी, और फिर आपका एक चूँकि आपका एक फोटे है वो नेटवर्किंग और सेल्फ ब्रांडिंग वाला भी, इसमें अगर मुख्तसर कुछ बात हमें समझ लें तो कोई ऐसा भी हो सकता है, एक और नशिस्त भी हो सकती है इसमें जी। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमारे यहाँ कितना ये ग्रो किया कंसेप्ट, कोई प्रैक्टिकली किस हद तक फंक्शन कर रहा है ये? देखिए, प्रैक्टिकली तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ग्रो करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा। ठीक है। जो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि स्टूडेंट्स में वो, और जब हम R&D कहते हैं तो ये जरा कंसेप्ट क्लियर कर दें कि इट ऑल इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्रियल, या कोई जरूरी तो नहीं है? दिस इज नॉट अ नेसेसरी। ये R&D जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस तक महदूद रहे। बिल्कुल, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज का अपना भी होगा कोई इस तरह? बिल्कुल, बड़ी इंडस्ट्रीज में तो होता ही है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका तो चलता रहता है। जाहिर बात है, अगर वहाँ पर R&D डिपार्टमेंट नहीं होता तो वहाँ पर तो आपकी इन्हेंसमेंट नहीं हो पाती ना। हाँ बिल्कुल, इनोवेशन नहीं, बिल्कुल वो नहीं हो पाती। अच्छा, ये बड़ी इंडस्ट्रीज समटाइम ऐसा होता है कि एक मैनेजमेंट बैठी होती है और वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिसीजन कर रही होती है, तो वो कहते हैं कि इसकी R&D होनी चाहिए। तो अब उसका एक तरीका ये होता है कि वो प्रॉपर R&D डिपार्टमेंट बना के उनको उनके ऊपर मतलब पैसा लगा दें, अपने डिपार्टमेंट्स तो हैं। लेकिन अगर उनकी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पर अभी उन्होंने 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल के बाद काम करना है, जो भी क्यू में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको यूनिवर्सिटीज को आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे एक आपका इदारा जी PCSIR, जी बिल्कुल, बहुत सी इंडस्ट्रीज ने उनको भी साइन कर देते हैं कि जी हमें कुछ केमिकल्स हमने बनाने हैं या कोई चीज़ें, तो हमें आप गाइडलाइंस दें। बिल्कुल, तो वो वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को उनको असाइन कर देते हैं। बिल्कुल असाइन कर देते हैं, तो वो उनके ऊपर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाता है कि उनके ऊपर वर्किंग हो जाती है। प्लस कोई अगर वो जो भी प्रोजेक्ट होता है वो अगर कुछ सक्सेसफुल हो जाए तो उनको कुछ अर्निंग भी हो जाती है वहाँ पर। प्लस इंडस्ट्रीज़ के पास उनका डाटा चला जाता है, बिल्कुल कैरियर भी मिल जाता है, वो उसी में आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का जो वो डाटा जिन स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर काम किया होता है, उनके नाम उसमें बाकायदा लिखे जाते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ के पास चले जाते हैं। अब वो स्टूडेंट जब अपनी 4 साल के बाद डिग्री कंप्लीट करके निकलेगा तो वही इंडस्ट्रीज़ उनको हायर भी कर लेती हैं, क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले भी काम किया हुआ है, और वो क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स क्यों में लगे होते हैं 3 साल बाद या 4 साल के बाद ही उनके ऊपर काम होना होता है, तो वो उन स्टूडेंट्स को वहीं पर हायर कर लेते हैं। आप इंटर्नशिप से किस तरह कंपैरिजन करती हैं? हमारे यहाँ इंटर्नशिप्स का भी बड़ा एक फ्लड आया होता है अक्सर, हमारे पास टीवी पे लोग आ जाते हैं जी हमने इंटर्नशिप करनी है, अखबारों में आ जाते हैं। बात वही, तो हमारे यहाँ ट्रेंड ज्यादा नहीं कोई इंटर्नशिप? सर ट्रेंड इसलिए ज्यादा है, ये कोई फ्रूटफुल होता है कोई इंटर्नशिप? देखिए, मैं आपको वही पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जो मैं काफी देर से शायद बात HR का तो ये बड़ा अहम एक सब्जेक्ट है ना। वही है कि हमारे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडीज सिर्फ स्टडी करते हैं, स्किल एनहांसमेंट के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पर थ्योरी पढ़ाई जा रही है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट देयर, उनके ज़हन में कांसेप्ट ही नहीं है। जब वो अपनी 4 साल की डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि मैं तो मशरिक में था, दुनिया तो मगरिब में जा चुकी है। ठीक है, अब उसके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है, बट द स्किल बेस्ड नॉलेज उसके पास नहीं है, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों के ऊपर। अब वो क्या करता है, देखिए उसके पास एक बेसिक नॉलेज तो है, बट उसके पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए वो क्या करते हैं, इंटर्नशिप करता है, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की। एक्सपीरियंस में आया कोई ऑब्जर्वेशन में कि इंटर्नशिप
बेनिफिट करती है, बिल्कुल बेनिफिट करती है। अगर अच्छे इदारे में चले अच्छे इदारे में जाओगे तो इंटर्नशिप बेनिफिट देगी, को आप सीखेंगे बिल्कुल। वरना तो फिर वो सिर्फ आपके पास एक सर्टिफिकेशन ही आ जाएगी कि इंटर्नशिप किया हुआ है, उसका कोई खास फायदा नहीं होता अगर आप तो जब आपके एचआर के लोग बैठेंगे बिल्कुल, और समटाइम ऐसा सिलेक्शन पे तो आपको नजर आ जाएगा कुछ नहीं। वही इंटर्नशिप आप जो 4 साल के बाद कर रहे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हो, वही आप ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो, यानी साथ साथ भी कर सकते हो, साथ साथ आप कर सकते हो। वही कि आप स्किल्ड भी हो रहे हो और आप अपनी इंटर्नशिप्स भी कर रहे हो, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी जा रहा है। तो 4 साल के बाद आपके पास एक 4 साल का एक्सपीरियंस भी है, प्लस आपके पास डिग्री भी है, तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर अ वेरी गुड जॉब। ठीक है, ये चीज़ हमारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही थी। वही चीज़ जो इंक्यूबेशन सेंटर वाली बात है, इंक्यूबेशन सेंटर इज़ मोर रिलेटेड टू द इंटर्नशिप्स ही। इंटर्नशिप्स में भी तो आप लोगों ने एक मतलब अपने स्किल इन्हेंसमेंट के ऊपर ही काम करना है ना, और इंक्यूबेशन सेंटर्स भी वही काम कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग स्टडीज़ आप, मैं तो स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ड्यूरिंग स्टडीज़ आप इंटर्नशिप्स किया करें, ड्यूरिंग स्टडीज़ करें, ताकि जब आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब आप 4 साल के बाद बाहर निकलते, देखिए 4 साल के बाद जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलता है तो नॉर्मली उसकी एज 22-23 साल होती है। अब 22-23 साल के बाद आप लोग 6 महीने साल अपना इंटर्नशिप्स के ऊपर ज़ाया करोगे, उसके बाद 24-25 साल की उम्र में जाके आप कोई मतलब कोई एंट्री लेवल की कोई जॉब ढूंढना शुरू करेंगे, फिर आप मतलब अपना एक 4 साल आपको लगते हैं कहीं पर भी स्टैंड होने में, ठीक है, जहाँ पे आपको अपने 6 फिगर की अपनी कुछ इस तरह की नौकरी जो है आपको एम्प्लॉयमेंट हासिल करने में कामयाब होते हो। तो इट्स मीन कि आपकी एज तो हो गई मतलब 28-29 साल। 28-29 साल की उम्र में जाके आप थोड़ा सा इस काबिल हो रहे हो कि आप कुछ मतलब ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच सको। तो बेहतर नहीं है कि आप 18 साल में जब आप अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आप साथ ही अपनी स्किल इन्हेंसमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। 22-23 साल की उम्र में जब आप बाहर निकलेंगे तो यू आर अ मोर गुड पर्सन, एम्पावर्ड पर्सन। और ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं, वो नौजवान जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैंने 26-26, 27-27 साल के बच्चों को अपनी एजेंसीज, अपनी कंपनीज बनाए हुए देखा है माशाल्लाह। बिल्कुल, तो ये चीज़ें होती हैं। सेल्फ ब्रांडिंग जो आप कहती हैं अक्सर, या दैट्स द सेल्फ ब्रांडिंग। आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाऊं, जो हम एक बहुत कॉमन सी लाइन सुन रहे होते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, सो दिस इज द सेल्फ ब्रांडिंग, सीइंग इज बिलीविंग। सो जो दिखेगा ना वही बिकेगा। ये तकरीबन वैसे ऐसा ही है, ऐसा ही जिंदगी में कुछ ऐसा ही है, जिंदगी में भी ऐसा ही है, और ये हकीकत है। दिस इज द रियलिटी। सेल्फ ब्रांडिंग का मतलब ये है कि देखें, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, मैं स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं ये चीज़ कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ बताती हूँ कि देखें, वी आर द HR, और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, और भी जो HR में नहीं भी होते, बाकी भी प्रोफेशनल मार्केटिंग के लोग होते हैं, सेल्स के लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, वो लिंक्डइन के ऊपर ज़रूर आया करें। लिंक्डइन आपका एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जो आप जहाँ पर आप वो पोस्ट कर रहे होते हैं जो आपका इंटरपर्सनल दिखा रहे होते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ को दिखा रही होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं कहती हूँ, स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि हम तो कोई काम भी नहीं कर रहे, तो एक उनके जहन में गलत कॉन्सेप्ट है कि लिंक्डइन इज़ ओनली फॉर द प्रोफेशनल्स। अच्छा, लिंक्डइन इज़ नॉट, या दैट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज़ जो एक है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जॉब सीकर्स के लिए, जो अपनी जॉब्स वहाँ से ले लेते हैं। बट आप लिंक्डइन के ऊपर आओ, आप लोगों को बताओ कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ BScs, और यू आर द स्टूडेंट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और यू आर द स्टूडेंट ऑफ जो वट एवर इज़ योर फील्ड, और आप अपनी इंटरेस्ट की पोस्ट वहाँ पर लाइक करो, रीपोस्ट करो, लोगों को दिखाओ, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखो। तो हम रिक्रूटर्स वहाँ पर बैठ के देख रहे होते हैं, अच्छा इस बच्चे का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। तो जब हम इंटर्नशिप्स भी ऑफर करेंगे ना, देखिए हम इंटर्नशिप्स भी ऑफर उन बच्चों को करते हैं जिनमें पहले से ही कोई पोटेंशियल हो, टोटली रॉ नहीं, जिसमें थोड़ी सी ओरिएंटेशन ली होगी, बिल्कुल, जिसमें हमें नजर आ रहा होगा कि इस बच्चे में स्पार्क है, तो हम इंटर्नशिप उनको ऑफर करेंगे। क्योंकि देखिए, इंटर्नशिप के लिए कंपनी ने अपने रिसोर्सेज लगाने होते हैं, अपनी एफर्ट पुट करनी होती है, टाइम लगाना होता है, तो हम इंटर्नशिप को वेस्ट नहीं करेंगे ना। हम किसी ऐसे नौजवान के ऊपर अपना टाइम, अपने स्किल्ड पर्सन का टाइम नहीं वेस्ट कर सकते जो बिल्कुल ही रॉ मटेरियल हो, जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया ही ना हो, या जिसमें करने की कोई चाहत ही ना हो, तो हम लोग उस वहाँ पर नहीं करेंगे। सो दिस इज द सेल्फ ब्रांडिंग। देन यू कैन शो योर बिजनेस ऑन द इंस्टाग्राम, यू कैन शो योर बिजनेस ऑन द फेसबुक, इन सब चीज़ों के ऊपर आए। इट पेज, बट इट पेज इफ यू हैव द गुड कनेक्शंस। अच्छा, डेफिनेटली। तो हर सोशल मीडिया के ऊपर आएं और हर सोशल मीडिया को उसी कॉज के लिए यूज करें जिस कॉज के लिए वो है। लाइक आप सोशल मीडिया का जो हम कहते हैं ये बड़ा ईवल है, तो उसका तो एक गुड एस्पेक्ट भी है। देखिए,
यानी ये तो आपकी लाइफ बना भी सकता है। हर तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, बिल्कुल तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अच्छे पहलू की तरफ आए तो बहुत बेनिफिशियल है। ये आपकी अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है, अच्छा हाँ ठीक है, मार्केट में एक रिसोर्स ऐसा है जो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, जिसके पास ये स्किल्स हैं, तो हमें अगर जब कभी रिसोर्स चाहिए होगा तो वी कैन नॉक द डोर। ठीक है, हम वहाँ पर भी ये चीज़ें मतलब उनसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। आपको फेसबुक के ऊपर जान देखिए, लिंक्डइन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल। वहाँ पर आपने अपने खाना खाते हुए की तस्वीरें नहीं लगानी होती। वहाँ पर आपने मतलब खाना खाते हुए जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ हैंग आउट कर रहे हो, येस द कॉर्पोरेट इवेंट्स आर कैन बी पोस्टेड देयर, बट नोट द फैमिली इवेंट्स शुड बी पोस्टेड ऑन द लिंक्डइन। उसी तरह से आपका जो इंस्टाग्राम है, वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी जो लाइफ अचीवमेंट्स है वो आप दिखा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, आपकी जो प्रोफाइलिंग है उसमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने का तरीका डिफरेंट कर सकते हैं, बट द वे इज डिफरेंट। फेसबुक के ऊपर आप कुछ भी अपना जो भी अपनी सोशल लाइफ है आप उसको भी पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम इज़ देयर टू शो योर प्रोडक्ट्स, दैट इज़ मोर रिलेटेड, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर आप क्या कोई भी बिजनेस है, कोई भी आपका शौक है, कुछ भी है, आप अपनी पेंटिंग्स, अपने शौक, अपना कुछ भी वो दिखा सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। ट्विटर के ऊपर आपको पता है कि एक वर्ड्स की एक लिमिटेशन होती है, जिसके ऊपर आपने सिर्फ एक बेसिक चीज़ जो है वो आपने करना होता है। बट यू शुड बी ऑन द ट्विटर, यू शुड बी ऑन द लिंक्डइन, यू शुड बी ऑन द इंस्टाग्राम, यू शुड बी ऑन द फेसबुक, बट यू शुड यूज़ ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म जैसे कि उसको यूज़ करने का हक है। अच्छा, बस एनी लास्ट मैसेज देयर फॉर द यूथ या फॉर द फीमेल फोक, क्योंकि हम वी आर नॉट क्लोजिंग द प्रोग्राम, कंक्लूड करें हम। नौजवानों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि नौजवान आजकल एक चीज़ में बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि एआई के आने के बाद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जो रिप्लेस हो जाएंगी। तो मैं उनको एक लास्ट मैसेज सिर्फ ये देना चाहूँगी कि एआई इज़ हेयर टू सपोर्ट यू, नॉट टू रिप्लेस यू। वंडरफुल, ये तो आपने बड़ा होप दे दिया बच्चों को। एआई आपको सपोर्ट करने के लिए है, वो आपको रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो उससे ना घबराएं, एआई से मोहब्बत करें। ठीक है, उसका डर अपने अंदर नहीं पैदा करें। बहुत खूब, बहुत आसान है, इट्स जस्ट लाइक अ गैजेट। ठीक है, मैं जैसे अब अगर आपने गैजेट को यूज करना सीख लिया तो दैट वुड बी आपके लिए एक हलवा ही होगा वो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच उबैदा फैज, आपने बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो जो लास्ट मैसेज आई थिंक वी शुड कंक्लूड विद अ पॉजिटिव नोट कि नौजवान हमारा जो है, हमारी पोस्टेरिटी, हमारी फ्यूचर जनरेशन, दे नीड नॉट लूज होप विज़ा वी एआई। तो एआई उनके हाथ में है, उसको इस्तेमाल करने का जो है जुर्रत के साथ, जहानत के साथ, विद ए गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन, दे जस्ट कांट रिप्लेस देम, एआई इज़ देयर टू सपोर्ट देम। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।